बेदी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में समाजी खिदमत को भी जगह दी, अवामी मफाद के हक में लिखा भी, फिल्मी दुनिया से अपनी गहरी वाबस्तगी को भी जाहिर किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और रेडियो आर्टिस्ट के लिए दरख्वास्त दी और उनका इंतखाब लाहौर रेडियो स्टेशन पर बतौर स्क्रिप्ट राइटर हुआ। उन्होंने यहाँ रेडियो के लिए कई ड्रामे लिखे। उन्होंने हिंदुस्तानी समाज में मोहब्बत, यगांगत और इत्तेहाद के लिए जोर दिया और इसके लिए हर मुहाज पर डटे रहे। उन्होंने कई मुल्कों का दौरा भी किया और अपनी फिक्र से लोगों को रूशनास कराया। बेदी फिल्में बनाते रहे, अफसाने लिखते रहे, महफिलों में दोस्तों को खुश करने के लिए लतीफे भी सुनाते रहे। वो अपनी बागो बहार तबीयत से लोगों का दिल जीत लेते थे। बेदी प्रेमचंद के बाद उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार थे। वो सोच सोच कर लिखने के आदी थे। यही वजह थी कि उनका कारी भी सोच के घेरे में आकर उन्हें रुक रुक कर पढ़ता था। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। बेदी आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अहले ज़बानो अदब उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। बेदी साहब से मुलाकात ज़्यादातर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में वहीं होती थी, पेडविल में। लेकिन उनके साथ एक और जगह भी थी, दैट वाज पंजाबी साहित्य सभा, जहाँ बल्लाज साहनी वाज द प्रेसिडेंट एंड बेदी साहब रेगुलरली वहाँ पे आते थे। ही वाज सॉर्ट ऑफ पैटर्न एंड सरपरस्त जिसे कहते हैं। लेकिन ही सॉ टू इट दैट द पंजाबी राइटर्स get somebody to go there and meet them or to encourage so that Punjabi writers don't feel forlorn in this। हालांकि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो उर्दू के हवाले ही से जानी जाती है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेजेस हुआ करते थे उस ज़माने में, जो पंजाब से मैट्रिकुलेशन और इसकी तैयारी, तो प्राइवेट पंजाब कॉलेज एक था, वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी पंजाबी साहित्य सभा की। लेकिन he was a sort of a surplus and a patron of Punjabi language। पंजाबी राइटर्स थे जिनमें गुरवेल पन्नू थे, सुखवीर थे, हरनाम सिंह नाज बहुत अच्छे शायर वो थे, और बलराज जी क्योंकि पंजाबी के साथ बहुत जुड़े हुए थे, वो तो लिखते ही पंजाबी में थे। तो बेदी साहब से वहाँ ज़्यादा मुलाकातें हुआ करती थी। फिर बेदी साहब ही की मदद से एस स्वर्ण थे वहाँ, जिन्होंने चेतना नाम से एक मैगजीन निकालना शुरू किया था, एंड दैट इज़ व्हाट बेदी साहब लुक्ड आफ्टर। एंड ही लुक्ड आफ्टर नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटिंग, इवन फाइनेंशियली। मतलब वो जो रुपये पैसे की सूरत में भी जो मदद करते थे, तो बेदी साहब ने अपनी जिम्मेवारी ले ली थी एंड सॉ टू इट के चेतना मैगजीन चलता रहे। बेदी साहब उसके अलावा फिल्मों में मतलब बड़े राइटर थे, तो बेदी साहब क्योंकि बिमल रॉय के यहाँ लिख रहे थे तो अक्सर उनसे वो भी बातचीत हो जाती थी।
तो कभी कभी किस्से सुनाया करते थे कि देवदास का सीन लिखा है तो कैसे लिखा है। लेकिन बेदी साहब में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अगर हम नीचे बैठे हैं तो साथ में आके नीचे बैठ जाते हैं। हमें थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती थी, लेकिन फॉर हिम ही नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स या ये कहिए कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने और छोटे को कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि वो खुद लगता था कि मैं तुम्हारी ही उम्र का हूँ। वो हर उम्र के शख्स से उसकी उम्र के बन कर मिला करते थे। बेदी साहब की जो फॉर्म है जो शॉर्ट स्टोरी की, मेरा ख्याल है कसी हुई मंजी की तरह है, वो कहीं से ढीली नहीं होती, तो उस पर कूदना बड़ा मुश्किल काम है। दैट इज व्हाट बेदी साहब इज, एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ी कमाल की सेंस ऑफ ह्यूमर, हर मौके पे हंसते हुए खेलते हुए। तो दैट वाज बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी थी। उर्दू के महान कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी मेरे पतिदेव और उनके बेटे मित्र थे, जो बाद में फिल्में में भी बनाते रहे ना। तो एक अदब से मैं उनके पाँव छूती थी तो बड़ा हंसते थे, पाँव मत छुआ करो। तो मुझे याद है दस्तक जब उन्होंने फिल्म बनाई तो वो लंदन में रिलीज़ हुई, तब मैं भी लंदन में थी। उन्होंने कहा तुमने सबको पैम्फलेट बांटने हैं और यहाँ खड़ी हो जाओ दरवाजे पर। अब जो आए मैं उसको एक पैम्फलेट पकड़ा रही हूँ, जो आए मैं उसको एक पैम्फलेट पकड़ा रही हूँ। बेदी साहब खुश। अब एक आदमी ने आकर कहा ये बेदी साहब ये तुसी 10 तक क्यों फिल्म बनाइए। बड़ा हंसे, कह लगे हाँ 10 तक भी है, पर ये है दस्तक जो उर्दू में खटखटाने को कहते हैं, दरवाज़ा खटखटाने को। तो बहुत अच्छी रिस्पांस उनकी फिल्म की दस्तक की। बेदी साहब क्या लिखते थे, ओहो हो। उनकी कहानियाँ पढ़ के तो आदमी बिल्कुल उसी में पूरा जैसे खो जाता है। मैंने उनकी एक कहानी वो बच्चे वाली जो थी, बच्चा लेके एक अनमैरिड कपल जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, तो एक होटल में कमरा वमरा लेके जाते हैं, और किस तरह मतलब है उनका ये होता है कि बच्चे से यूँ होता है तो फिर वो वहाँ गप्पे शप्पे मारते हैं और बच्चे को बाहर लाते हैं। बच्चा किसी से उन्होंने पैसे देकर लिया होता है, किसी भिखारी से। भिखारी भी उसको सजा वजा के ले जाता था, भाई उसको भी पैसे वैसे मिलते रहे। तो वहाँ पर उन्होंने वो फिर उनकी बाद में वो शादी कर लेते हैं। कितनी कहानी है बेदी साहब की। राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार, जाहिर है कि वो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने पंजाब के देहात पर बड़ी गहरी नज़र डाली है। उसके बाद वो बम्बई में रहे। बम्बई की ज़िंदगी को भी राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उनके यहाँ मुस्तकिल इर्तका रहा, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने फ़न से। आखिर तक कहानियाँ जो सिर्फ़ एक सिगरेट एक बाप बिकाऊ है, जो आखिरी ज़माने की उनकी कहानियाँ थीं, उनमें भी महसूस होता है कि इर्तका हो रहा है। चश्मे बद्दूर जो उनका अफसाना है, शुरू का अफसाना जो भोला अफसाना लिखा गया था, लोगों ने हैरत की कि हमारे उर्दू अफसाने में भी इतनी गहराई से कोई सोच सकता है, नफ्सियात पर इतनी गहरी नज़र किसी की हो सकती है। पंजाब के देहात को जब उन्होंने दिखाया तो इतनी गहराई से कोई बारीक जुजियात का तो राजेंद्र सिंह बेदी जुजियात के बादशाह थे। जब उन्होंने एक छोटा सा नॉवलेट लिखा, एक चादर मैली सी, और उसमें पहला ही जुमला लिखा कि आज सूरज की टिकिया बहुत लाल थी, तो यहाँ एक ही जुमले से पूरे नावल की फोरशैडोइंग जैसे की हो उन्होंने। यानी टिकिया तो वहाँ सुहागन थी, फिर वो बेवा भी होती है, सुर्ख थी तो कत्ल भी होना है। उस शहर पे, उस कस्बे पे पूरे पर एक ऐसा वाक़या पेश आना है जिसका इशारा पहले ही जुमले में हो गया, और नेचुरल सीन भी था। ये हमारे यहाँ यूँ तो बहुत पहले शुरू हो चुका था कि हमारे यहाँ उर्दू में बहुत पहले से ही मंज़र निगारी और जुज़ियात निगारी से दो काम लिए गए। एक हकीकत निगारी का कि जो सचमुच है, और बाहर है जो खारजी हकीकत है। एक दाखिली कैफियत का, इसमें राजेंद्र सिंह बेदी इसके बादशाह थे। हमेशा उन्होंने यही किया, और ऐसी चीज़ें वो लाए जैसे कि उनका बहुत मशहूर अफसाना लाजवंती है। उस लाजवंती में एक आम अगर मुसन्निफ़ कोई लिखता तो सिर्फ ये बात लिख सकता था कि जब सुंदरलाल ने नारे लगाए कि इनको घर में बसाओ और दिलों में बसाओ,
तो जब उसका मामला आया और लाजवंती वहाँ से लौट कर आई और किसी दूसरे के साथ रहकर आई तो वो नहीं बसा सका। इससे आगे सोचने की उस ज़माने के अदीबों की हिम्मत नहीं थी, जहाँ आम अफसाना निगार आम तौर से नहीं पहुँचता है। तो बहुत गहराई में जाकर बेदी की जो औरत है वो एक वक्त माँ भी है, वो बीवी भी है, वो दोस्त भी है, यानी औरत के जितने शेड्स हो सकते थे राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत दाखिल में जाके उनको पेश करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी का मैं समझता हूँ कि वही मुकाम है जो रूसी अदब में चेखोव का मुकाम है। यूकेलिप्टस उनका अफसाना है, छोटी छोटी चीज़ों का बयान है, उससे वो बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश करते थे। तो यानी जुज़ से कुल तक पहुँचने का अमल उनकी जुज़ियात निगारी का सबूत है। और हमारे बहुत अहम अफसाना निगार हैं। ज़ाहिर है कि राजेंद्र सिंह बेदी जिस गहराई में पहुँचते हैं उसमें दूसरा हम असर नहीं पहुँचता। इसी तरह कृष्ण चंद्र जिस वसत में पहुँचते हैं, अगर कृष्ण चंद्र के यहाँ वसत है तो राजेंद्र सिंह बेदी के यहाँ गहराई है। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। बेदी बात करते थे तो वो बहुत सोच के करते थे और लगता था कि वो बहुत सोच के कर रहे हैं। अब इसको आप जो भी कह लें, खूबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फ़नी इम्तियाज़ ये होता है कि आप लगे ना कि बहुत सोच रहे हैं। वो इनमें सिर्फ मंटो में थी। कहानी को बहुत उम्दा तरीके से कुछ पेश करना चाहते थे जिससे वो पॉलिश की हुई कहानी जो है लगता था कि बहुत सोच सोच के बहुत पॉलिश कर कर के लिखी गई है। तो ये भी एक कहानी पढ़ते हुए लगे ना तो आप इसको खूबी भी कहेंगे कि उसमें कमज़ोरी नहीं होगी, लेकिन खामी एक नेचुरल पैदा हो जाएगी तो लगेगा कि आतिफ बेचारा जो है उसमें वो स्पॉन्टेनिटी नहीं रही, जो चलता जाए। बहाव बहुत ज़रूरी होता है फन में। पानी, खड़ा पानी जो है उसमें वो पैदा हो जाती है। पानी बहता रहे दरिया का तो उससे जो बनता है मामला, मौसीकियत आती है ख़्याल में, तो वो तो चलते चलते ही आती है। लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत सोच के लिख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये फितरत अपने आप पर हावी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से सोचना ही पड़ता है। धुआं निकल जाता है आदमी का इस खूबी को हासिल करने के लिए। हमारे लिए ये लोग तो खुदा थे। इनके बारे में सुन के एक एक नई कहानी जब छपती थी तो भाग के लाना पढ़ना, ये तो आज उनके बारे में बात करना बड़ा मेरे जैसे आदमी के लिए आसान नहीं है। लेकिन ये था कि बेदी साहब को बहुत एक रिगार्ड करते थे हम, बहुत हमारे लिए बहुत बड़े आदमी थे वो, और बहुत पुरखुलूस थे, बहुत हंस के, बहुत अच्छी तरह बात करने वाले। उनकी कहानियाँ हम लोग ज़ाहिर सारी पढ़ते थे, और उसके बाद वो फिल्मों में आए। फिल्मों की उनकी सारी फिल्में, दस्तक देखी, फिर उन्होंने एक चादर मैली सी जो बहुत मशहूर नावल था उनका, वो हमने पढ़ा। तो हमारे लिए फिर उनको जब हम देखते थे कि वो घर से निकल के, पैदल निकल के किंग सर्कल के किसी एक छोटी सी दुकान पे वो पान खाते थे, तो हम दूर से उनको ऐसे जैसे कोई सुपरस्टार होता है उस तरह उनकी तरफ देखते कि ये देखिए बेदी साहब को पान खाने की आदत है और यहीं आते हैं और यही खाते हैं, और वो खुश होते थे कि हमने बेदी साहब को देखा। और एक मर्तबा एक छोटा सा वाक़या हुआ कि दिल्ली से कोई मैसेज या किताब या कोई चीज़ किसी ने भेजी, तो वो था कि हमें बेदी साहब को देनी है वो। तो मैं और मेरे एक दोस्त दोनों मिलके हम बेदी साहब के घर पे गए, और वो जो भी चीज़ थी, किताब थी या जो तोहफ़ा था, हमने बेदी साहब को दिया। बेदी साहब को दी, उन्होंने बहुत प्यार से, वो बड़े खुलूस से, बहुत रज़ामंदी के साथ हमको प्यार बिठाया, चाय वाय पिलाई। तो हम तो सहमे हुए, डरे हुए एक कोने में बैठे हुए थे, और उनसे ऐसे ही डरते डरते पूछा
कि आज क्या लिख रहे हैं आप आजकल। तो उन्होंने बहुत खुलूस से हमको कहानी का प्लॉट बताया। कहानी का प्लॉट बताते हुए वो कई जगह पे रो पड़े वो। तो हम लोग तो बहुत ही हैरान कि यार ये कितने सिंसियर, कितने इमोशनल, कितने शानदार राइटर हैं। तो हम लोग जब बाहर निकल के एक ईरानी होटल में मैं और वो मेरे दोस्त बैठे थे। मैंने कहा यार हम जो लिखते हैं आज तक कम वक्त हमको रोने नहीं आया। तो मतलब है हम तो बहुत घटिया राइटर हैं। राइटर तो ये होता है जो जी जान खून देता है। और वो देखिए किस कदर वो इमोशनल होके वो हमको बता रहे थे। तो ये असर आज भी मुझे उनका घर याद है। वो यहाँ बैठे थे, उनकी बातें, उनका खुलूस, उनका कहानी के बारे में प्लॉट बयान करना, ये सारी बातें हमें बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा वाक़या, समझिए एक इवेंट है जो वो हुआ। और मैंने बेदी साहब को सारा पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और शुरू में थोड़ा हमको लगता था मुश्किल हैं वो जैसे कृष्ण चंद्र हैं, वो बहुत आसान लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। लेकिन बेदी साहब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रा सा मुश्किल लिखते हैं। आलिया अहमद सरूर साहब बहुत से लोगों को उन्होंने पहचाना जिनको उस ज़माने में लोग वो दर्जा देने को तैयार नहीं थे जिसके वो मुस्तहक थे। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी की है। बेदी को एक तरह से उर्दू ज़बान के जो नुमाइंदा अफसाना निगार हैं, उस ज़माने में ज़्यादातर ज़ोर था कृष्ण चंद्र का और मिंटो का, लेकिन बेदी को पहली दफ़े पहचानना और पहचानवाना और उनका मकाम एक मुतय्यन करना, इसमें आलिया अहमद सरूर साहब का बहुत बड़ी बड़ी खोज उनकी है। और ख़ुद बेदी इसके आखिर तक बहुत कायल रहे। बेदी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में तहक़ीक़ी काम होते रहे हैं। उन पर कई मोतबर अदीबों और नक्कादों की किताबें भी शाया हो चुकी हैं। इन किताबों से बेदी की अदबी तख्लीक़ियत और रुझान का पता चलता है। वो एक मुमताज़ फ़िक्शन निगार थे। उनके अफ़सानों के 4 मजमूए शाया हुए। कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध। बेदी फिल्में बनाते रहे, अफसाने लिखते रहे। एक बाप बिकाऊ है, लाजवंती, गर्मकोट, अपने दुख मुझे दे दो, इनकी मशहूर कहानियां हैं। जब बेदी का पहला मजमुआ 1936 में दाना-ओ-दाम के नाम से शाया हुआ तो उनका नाम अदबी हलकों में आम हो चुका था और उनके दूसरे मजमुए गिरहन की 1941 में इशाअत के साथ ही वो उर्दू के मुस्तनद अफसाना निगार तस्लीम कर लिए गए। इनका नॉवेल एक चादर मैली सी भी बहुत मशहूर हुआ। ये सबसे पहले रिसाला नक़ूश लाहौर में 1960 में शाया हुआ। इस नॉवेल पर बेदी को साहित्य अकादमी का इनाम भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात व इनामात से नवाजा गया। उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्मश्री से भी सरफराज किया। यादें काफ़ी धुंधली सी हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जब मैं छोटी थी कि वो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े महारथी, इतने बड़े, he was such a big, he was a colossus. I had absolutely no idea. I think the first time it hit me कि I am the granddaughter of the legendary Rajendra Singh Bedi was when he died. And I remember it was front page news and television coverage DD पे, it was a बहुत बड़ा न्यूज़ आइटम। और मुझे लगा कि
this man जो I'm sorry, this shadow of a man who used to walk the corridors without his pagdi, you know, thin, wispy character, was such a great legendary writer, because at 15 you don't know, you've not read, you know, no one told us to read what he had written. And I really resent my family for, right from my aunts to my father to my mother, that they never told us पढ़ो जो दादाजी ने लिखा है, या किसी ने भी नहीं कहा कि उर्दू सीखो. People took him for granted in the family, you know, कि हाँ सुबह उठ के भोजी लिखते हैं, फिल्म डायलॉग में ट्रांसलेट हो जाता है, फिल्म बन जाती है, नॉवेल्स छपे थे. तो he was like a common regular man in the house. भोजी सुबह सुबह उठते थे, उनका एक कॉर्नर था हॉल में, क्योंकि 2 बेडरूम का घर था, एंड एक कॉर्नर था हॉल में जहाँ पे वो सुबह, मम्मी कहती हैं कि 4:30-5 बजे उठते थे और तब लिखते थे और जब तक सब उठ गए, मॉर्निंग के एबोल्यूशंस सबके शुरू में, बेदी साहब का लिखना, he had finished with his writing. At 32 or 31, when I turned 31 or 32, and I was married by then, I had a son, and I had just conceived my second child. I happened to read his short stories in English. It's very embarrassing today when I look back and I see that I had to read it in English and not read it in the Urdu lehza, because that's what he was all about. And I remember reading Lajwanti and crying and feeling so helpless that I never knew this man. I never got a chance. I just knew him as a figure who would walk the corridors, who had suffered from a stroke. You know, his right hand was not working, who was frustrated that he couldn't write. Everything was trapped in his head. And then of course, उनको फिर कैंसर हुआ, तो slowly, you know, he just became weak and he passed away. But बेदी साहब को I think सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब my father, his son, passed away. And I remember people calling him up and saying that Rajendra Singh Bedi passed away, and he felt so bad because his son had passed away, not him, you know, and he was so guilty. He said, "Jana mujhe chahiye tha, but Narinder chala gaya." So that was a huge blow to him, and I think that kind of sucked his spirit, and he just gave up on life. I mean, the only regret I have is कि आज की जनरेशन को पता नहीं कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन है, और मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती है जब कोई मुझे पूछता है, आप राइटर कैसे बने, तो मैं कहती हूँ कि एक्चुअली हमारी फैमिली, यू नो, वी आर फैमिली ऑफ फिल्म मेकर्स. माई ग्रैंडफादर वाज अ राइटर. कौन थे आपके ग्रैंडफादर? राजेंद्र सिंह बेदी. सॉरी. देन आई से नहीं, उन्होंने देवदास लिखी, सत्यकाम लिखी, अभिमान लिखी, मधुमती. फिर बोलते ओ माय गॉड. फिर जाके कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग खड़े हो जाते हैं इन रिस्पेक्ट के. बिफोर आई डाई, आई नो वन थिंग, आई वांट हिज नेम टू बी रिवाइव्ड once again and people to know him for the great writer. मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके